प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन मसले पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। केंद्र सरकार के मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क रोमानिया, हंगरी, पोलैंड जाएंगे, जहां से भारतीय छात्रों को निकाला जा रहा है। बैठक में फैसला लिया गया कि हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू, वीके सिंह यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाएंगे। इन मंत्रियों को वहां पर भेजने का फैसला इसलिए लिया गया ताकि वहां पर भारतीय नागरिक जो हैं वहां उन्हें दिक्कतें हो रही हैं, ऑन स्पॉट पर उन दिक्कतों को दूर किया जा सके। बता दें कि इससे पहले रविवार देर रात तक पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ इस मामले को लेकर एक समीक्षा बैठक की थी। इस दौरान जमीनी हालात की समीक्षा भी की गई। बैठक में पीएम मोदी के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और केंद्र सरकार में वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि पीएम की बैठक 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली। बैठक में पीएम ने कहा कि हमारे छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें यूक्रेन से निकालना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके अलावा निकासी में तेजी लाने के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों के साथ सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के मद्देनजर पैदा हुई वैश्विक स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से पिछले दिनों बात की थी और हिंसा रोकने और वार्ता आरंभ करने की अपील की थी। तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध का आज 5वां दिन है और 5वें दिन आपको एक बड़ी खबर बता दें, रूस और यूक्रेन आखिरकार वार्ता के लिए तैयार हो गए हैं। दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल के बीच में यह बातचीत बेलारूस यूक्रेन सीमा पर होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के कार्यालय ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि बातचीत बिना किसी पूर्व शर्त के होगी। बेलारूस के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर की जेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत के बाद यह संभव हुआ है। हालांकि पुतिन ने कहा कि वार्ता के दौरान युद्ध नहीं रुकेगा। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय में क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बातचीत की पेशकश की। रूसी प्रतिनिधि मंडल व्लादिमीर मेंडिस्की के नेतृत्व में बेलारूस पहुंच गया है। उन्होंने दावा किया है कि यूक्रेन के प्रतिनिधि भी पहुंच गए हैं। बेलारूस के पूर्वी और उत्तर पूर्वी सीमाएं रूस और दक्षिणी सीमाएं यूक्रेन के साथ मिलती हैं। रूस ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि बातचीत के दौरान भी युद्ध नहीं रोका जाएगा। ऐसे में तनाव भरे माहौल में इस बैठक में क्या नतीजा निकलकर सामने आता है, पूरी दुनिया की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। यानी कि रूस और यूक्रेन के बीच में बातचीत का मंच तैयार हो चुका है। यह बातचीत बेलारूस में होनी है। बेलारूस के विदेश मंत्रालय ने एक फोटो ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी थी। आपको बता दें कि इस बीच में पुतिन की तरफ से यह साफ कहा गया है कि वार्ता जरूर होगी, लेकिन किसी भी हाल में युद्ध नहीं रुकेगा। और इस तनाव की स्थिति के बीच में जब बातचीत होगी तो स्थिति ऐसी है, वहां पर समझना जरूरी होगा कि क्या फैसला निकलकर सामने आता है। इसी बीच में इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ शांतनु चौधरी जी जुड़ गए हैं, पूर्व उप सेना प्रमुख रहे हैं। शांतनु जी, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सर, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? मिल रही है। आपको मिल रही है मेरी आवाज? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज बहुत अच्छी से आ रही है। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सबसे पहले सवाल ये, क्योंकि आपका बहुत एक्सपीरियंस रहा है, आपके अनुभव के उस पे मैं पूछना चाहूंगी कि जहां एक तरफ युद्ध जारी है, उसी के बीच में बातचीत को लेकर भी दोनों देश तैयार हो गए हैं। अब क्या लगता है कि आगे क्या स्थिति रहेगी जब इस तनाव के बीच में बातचीत होगी? तो क्या उस वार्ता से कुछ निकलकर सामने आ सकता है? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक तो है सामरिक, जी, मिलिट्री, और एक है टोटली डिप्लोमेसी। हालांकि मिलिट्री और डिप्लोमेसी साथ साथ चलते हैं, लेकिन ये ऐसा ही केस है, एक मिलिट्री एस्पेक्ट है, डिप्लोमेसी। अब डिप्लोमेसी की बहुत कोशिश चल रही है साहब जी। अब मुश्किल ये है कि अगर आप एक रसन होते या उनकी रूलिंग पार्टी होती तो आप ये सोचेंगे, पुलिस आप बोलेगी साहब हमने युद्ध छेड़ा जी, और अभी बिना कुछ नतीजा लिए बाहर आ गए, जो कि ठीक नहीं होगा इसलिए उनके लिए। इसलिए वो चाहेंगे कि सामरिक रूप से उन्हें कुछ अपनी पावर पे कुछ कब्जा ले ले। जी, अब कब्जा लेना
और ओपन एरिया में आसान होता है, लेकिन बिल्टअप एरिया जो कहते हैं जी। शहरों के अंदर, जहाँ पे बिल्टअप एरिया है, मतलब जी। घर वार है, वहां पे जल्दी कब्जा करना बहुत मुश्किल है। जी। बहुत ही मुश्किल है। जी। हाँ, बोलिए। सर, जिस तरीके से मतलब लगातार युद्ध की स्थिति बढ़ रही है, आगे 5वें दिन में अब पहुंच गए हैं, ऐसे में एक बात ये भी निकलकर सामने आई है कि अमेरिका की मदद वहां पर पहुंचने लगी है यूक्रेन पे। अगर रशिया के एक टीवी चैनल की बात की जाए तो वहां पर एक वीडियो शेयर हुआ जिसमें यह हुआ कि रूसी सेना ने यूएस मेड एक एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर को जब्त किया है। तो ऐसे में क्या लगता है कि स्थिति और बिगड़ सकती है जब ये सिचुएशन सामने आती है? तो देखिए, युद्ध चलेगा थोड़े दिनों। ये अगर किसी ने सोचा कि 3 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगी, 4 दिन में खत्म हो जाएगी, जो कि हो सकता है, रशियन कमांडर ने यही सोचा होगा जी। कि ये बड़ा है तो देश बड़ा, यूक्रेन छोटा देश नहीं है, लेकिन उसकी मिलिट्री हमारे मुकाबले कोई नहीं, हम कब्जा कर लेंगे। अब वो कब्जा हो नहीं रहा अभी तक। देखिए, कीव युद्ध का राजधानी है, वो ठीक है, और नंबर 2 शहर है खार्किव, ऐसा कोई नाम है जी। वो भी कब्जा नहीं कर पाए ये लोग। अब सिर्फ साहित्य सामग्री भेजने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप थोड़े स्टिंगर मिसाइल भेजेंगे, आप थोड़े जावलिन एंटी टैंक भेजेंगे जी। इनके पास, इतना आसान नहीं होता कि आप आते ही हथियार आप इस्तेमाल कर लो। जी। सर, अगर इसको इस तरीके से समझना चाहें, जैसे कि अगर और दिन ये युद्ध चलता है तो क्या उसमें रूसी सेना की जो स्थिति है वो कमजोर होती हुई नजर आएगी? क्योंकि पहले जिस तरीके से लग रहा था कि रशिया को भी शायद ये लगा था कि बहुत जल्दी कब्जा कर लिया जाएगा, लेकिन स्थिति 5वें दिन में पहुंच गई है युद्ध में। तो ऐसे में अगर और दिन ये चलता है तो क्या रशिया की स्थिति यहाँ पर कमजोर होती नजर आएगी? ये नजर आने वाली बात एक है, लेकिन रशिया की बहुत पावरफुल कंट्री है। ये मत भूलिए, उनकी सेना की सैन्य शक्ति जो है जी। काफी ज्यादा है, बहुत। और उनका जो प्रेसिडेंट है पुतिन, वो भी जिद्दी आदमी है जी। उसने जब ठान लिया तो कुछ करके रहेगा। ठीक है, युद्ध देखिए, ये थोड़ी कि ये विश्व इतना ये चलता रहे 5 साल, वो नहीं होगा। लेकिन और 7-8 दिन में इसका कुछ समाधान निकलेगा जी। क्योंकि देखिए, बाकी कोई पावर अंदर नहीं आएगी स्विट्जरलैंड के इनको मदद करने के लिए जी। कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। हमारे सर, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी जी। बहुत शुक्रिया शांतनु सर, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, अपने कीमती वक्त हमें दिया और बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरीके से अब आगे वाले वक्त में स्थिति रहने वाली है, युद्ध की स्थिति किस तरीके से रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका। वार्ता हो रही है, वार्ता के लिए मंच तैयार हो चुका है, दोनों देशों की तरफ से हामी बातचीत के लिए भर दी गई है और दूसरी तरफ अभी भी युद्ध जारी है। और ऐसे में ये स्थिति साफ हो पाना इस बातचीत के बाद ही साफ हो पाएगी कि आखिर इस वार्ता से कुछ निकल कर आएगा या स्थिति अभी और बिगड़ेगी। इस बीच में तमाम अपडेट जो है इससे जुड़ी हुई लगातार वहां से यहां तक पहुंच रही है और 5वां दिन आज हो चुका है और 5वें दिन में राजधानी कीव और खार्किव शहर पर रूसी सेना के हमले भी जारी हैं। दोनों ही शहरों को हमलों से दहलाया जा रहा है, लेकिन इस बीच में भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने की पूरी कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही है। तमाम जो कोशिशें भारत सरकार की तरफ से की जा सकती थी उनको किया जा रहा है और भारतीय जो छात्र हैं या बाकी नागरिक हैं उनको वापस लाने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। हर रणनीति यहां पर अपनाई जा रही है ताकि भारतीय नागरिकों को वहां पर किसी तरीके का नुकसान ना हो। लेकिन अलग अलग स्थिति की तस्वीरें वहां से आ रही हैं कि जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं, छात्र वहां पर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे अब वहां से निकलना शुरू हो गए हैं।
तो रूस और यूक्रेन के बीच में भीषण लड़ाई जारी है। दुनिया के कई ऐसे देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो रूस पर पहले ही प्रतिबंध लगा चुके हैं। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस यूक्रेन जंग पर नाटो देशों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। इसमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, जापान और रोमानिया भी हिस्सा लेंगे। यूक्रेन को लेकर होने वाली इस बैठक को लेकर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। इससे पहले रूस की ओर से परमाणु बलों को अलर्ट किए जाए, इससे पहले यह फैसला है, उसको लेकर नाटो ने कहा था कि व्लादिमीर पुतिन दुनिया में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस पर और भी प्रतिबंध लगाने को लेकर कदम उठाने जा रहे हैं। विचार उस पर किया जा रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ नाटो देशों, यूरोपीय संघ समेत कई और देशों की बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाने हैं और संभावना यह भी जताई जा रही है कि ये बड़े फैसले हो सकते हैं। रूसी सेना के परमाणु प्रतिरोधी बलों को लड़ने के लिए अलर्ट रहने के आदेश के बाद जवाब में अमेरिका ने भी अपनी स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स को लड़ने के लिए अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए हैं। इससे पहले यूरोपियन यूनियन की बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और विदेश मंत्री लावरोव से जुड़ी यूरोपीय संपत्तियों को फ्रीज करने पर सहमति जताई गई थी। यूरोपियन सिटीजनशिप को लेकर रूस को बड़ा झटका लगा। यूरोपियन यूनियन ने रूसी नागरिकों को निवेश से मिलने वाली यूरोपियन सिटीजनशिप पर रोक लगा दी है। को बता दें कि जिस तरीके से लगातार प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं रूस पर, वहीं स्विफ्ट से भी रूस को बाहर कर दिया गया है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर इसका कितना असर होगा। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेन देन बहुत जरूरी है। विदेशी व्यापार से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है और अगर ऐसे में ये सख्ती रूस पर होती है तो उससे रूस को किस तरीके से नुकसान होगा। स्विफ्ट से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी निवेश का मैनेजमेंट होता है और स्विफ्ट से बाहर होने पर देश की अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ता है, क्योंकि संबंधित देश दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम से अलग थलग पड़ जाता है। स्विफ्ट से रूस के बाहर करने के से रूसी व्यापार प्रभावित होगा, क्योंकि जो रूसी कंपनियां हैं उनके लिए व्यापार करने में यहां पर मुश्किल होगी। उत्तर कोरिया और ईरान पर इसी प्रकार के प्रतिबंध हैं जो वो लगे हुए हैं। रूस को स्विफ्ट के जरिए लेन देन पर रोक से भारत की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। भारत रूस के बीच में स्थानीय करेंसी रुपए और रूबल में ट्रेड किया जा सकता है। रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों के बाद भारत लोकल करेंसी के जरिए रूस से व्यापार कर सकता है। तो परेशानी सिर्फ रूस के लिए नहीं होगी, भारत के लिए भी यहां पर परेशानी हो सकती है। जब व्यापार करना होगा तो लोकल करेंसी के जरिए ही रूस के साथ व्यापार कर सकता है भारत। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेन देन बहुत जरूरी है और अगर स्विफ्ट से बाहर कर दिया जाता है तो उससे आपके देश, जो भी देश जिसको बाहर किया जाएगा, उसकी अर्थव्यवस्था पर बहुत असर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी निवेश का मैनेजमेंट स्विफ्ट के जरिए होता है। स्विफ्ट से बाहर होने पर देश की अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ता है, क्योंकि संबंधित देश दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम से बिल्कुल अलग और थलग पड़ जाता है। इससे क्या होता है कि रूस को बाहर करने से रूसी जो व्यापार है वो प्रभावित होगा। वहां पर व्यापार करने के लिए उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना होगा रूसी कंपनियों को, और जब ये सख्ती बढ़ेगी उससे रूस की बाकी कंपनियों पर भी असर होगा। इससे पहले उत्तर कोरिया और ईरान पर इसी तरीके के प्रतिबंध लगे हुए हैं। उत्तर कोरिया और ईरान पर इस तरीके के प्रतिबंध हैं, वहां पर भी इसी तरीके की परेशानी सामने लोगों को आती है जब वो व्यापार करने के लिए, जो व्यापार दुनिया के उस ग्लोबल लेवल पर व्यापार करना चाहते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की हत्या करने के लिए 400 हथियारबंद लड़ाके कीव में एंट्री कर चुके हैं। ये भाड़े के लड़ाके क्रेमलिन के आदेश पर कीव में घुसे और किसी भी कीमत पर राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की हत्या करना चाहते हैं ताकि कीव में रूस समर्थित सरकार बैठाई जा सके। ये सनसनीखेज दावा द टाइम्स पत्रिका ने किया। खबरों के अनुसार वैगनर ग्रुप राष्ट्रपति पुतिन के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक की तरफ से संचालित एक निजी मिलिशिया है। 5 सप्ताह पहले अफ्रीका
से भाड़े के इन सैनिकों ने रुपए पैसे के लालच में जेलेंस्की की सरकार को नष्ट करने के मिशन पर उड़ान भरी थी। इनके मिशन की जानकारी यूक्रेन की सरकार को शनिवार की सुबह मिली। इसके बाद यूक्रेन सरकार ने राष्ट्रपति की सुरक्षा को और बढ़ा दिया। इस मिशन की जानकारी मिलते ही यूक्रेन की सरकार ने राजधानी में 36 घंटे का हार्ड कर्फ्यू लगा दिया और नागरिकों को कहा कि अगर कोई भी इस दौरान बाहर दिखा तो उसे गोली मारी जा सकती है। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव से वीकेंड कर्फ्यू हटने की जानकारी आई और वहां पर सभी छात्रों को कहा गया कि वो रेल पकड़कर अपने आगे के सफर के लिए जा सकते हैं। सभी से पश्चिमी हिस्से की तरफ जाने को कहा गया। यूक्रेनी रेलवे में फंसे छात्रों को निकालने के लिए स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन में मौजूद अलगाववादी संगठन दोनेत्स्क पीपल रिपब्लिक ने लोगों को जुटने के लिए मना कर दिया है। कहा गया है कि जंग के लिए और लड़ाकों की जरूरत अभी नहीं है। तो कीव में कर्फ्यू खत्म होने के बाद छात्रों ने वहां से निकलना शुरू कर दिया है। उनको ट्रेन के जरिए निकलने की परमिशन दी गई है और छात्र अब रेल के जरिए वहां से जा रहे हैं। और ऐसे में जो भारतीय छात्र हैं वो भी वहां से निकलने की कोशिश में हैं, जो कीव में फंसे हुए हैं और वहां से निकलने के लिए अब वो भी ट्रेन के सहारे वहां से सफर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत से छात्रों को जिस तरीके की तस्वीर वहां से आई है, बहुत से छात्र पैदल भी रेलवे स्टेशन तक पहुंचे एम्बेसी से और अब वो रेल के जरिए सफर करके दूसरी तरफ जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग की आड़ बड़े पैमाने पर धन और जनहानि का कारण बन रही है। इस आग ने दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमान को भी अपनी जद में ले लिया। यूक्रेन ने कहा कि लंबाई में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज कीव के निकट गोस्टेमेले एयरपोर्ट पर रूस की गोलाबारी में बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। एंटोनोव 225 मरिया का निर्माण यूक्रेन में किया गया। यूक्रेन के सरकारी हथियार निर्माता उक्रोप्रोम के मुताबिक इसकी मरम्मत में 227 अरब रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। इस प्लेन को सोवियत संघ ने डिजाइन किया था जब यूक्रेन इसका हिस्सा था। डेली मेल की खबर के अनुसार यूक्रेन ने कहा कि रूस के हमले में इस विमान को भारी नुकसान हुआ। ये गोस्टेमेले एयरपोर्ट पर खड़ा था। ये एयरपोर्ट कीव के पास है, जिसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन में अपनी सेना और हथियार भेजने के लिए कर सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान भी जारी किया और कहा कि हम इस प्लेन की मरम्मत करेंगे। इस प्लेन की लंबाई 84 मीटर है और इसके पंख 88 मीटर तक फैले हैं। बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त विमान की मरम्मत पर $3 अरब से ज्यादा का खर्च आएगा और इसमें लंबा समय भी लगेगा। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक सिन्हुआ के मुताबिक साल 1980 के दशक में डिजाइन किए गए AN-225 मारिया अब तक का सबसे लंबा और सबसे भारी हवाई जहाज था। यह 640 टन कार्गो ले जाने में सक्षम भी था। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ा युद्ध दिन ब दिन भयावह रूप लेता जा रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु हथियारों को तैयार रखने तक के आदेश दे दिए हैं। ऐसे में यूक्रेन से बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं और पड़ोसी देशों की शरण ले रहे हैं। वहीं भारत सरकार की तरफ से जो यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित निकासी का अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। कीव से अब तक 1100 से ज्यादा भारतीयों की वापसी हो चुकी है। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में नागरिक वहां पर फंसे हैं। आज सुबह यूक्रेन में फंसे 249 छात्रों और अन्य भारतीय नागरिकों को बुखारेस्ट रोमानिया से होते हुए भारत लेकर आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट तकरीबन 6:30 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुई। बता दें कि ये 5वीं फ्लाइट थी जो यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लेकर दिल्ली पहुंची है। आपको बता दें इससे पहले ऑपरेशन गंगा के तहत बुखारेस्ट से 219 नागरिकों को लेकर रवाना हुई एयर इंडिया की पहली फ्लाइट ने शनिवार को मुंबई में लैंड किया था, जबकि 250 भारतीय नागरिकों के साथ बुखारेस्ट से आई दूसरी फ्लाइट ने रविवार रात तकरीबन 2:45 पर दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड किया। वहीं 240 लोगों को लेकर आई तीसरी फ्लाइट रविवार को सुबह करीब 9:20 पर दिल्ली उतरी थी। तो लगातार जिस तरीके से
भारतीय छात्रों की वापसी हो रही है। अभी उम्मीद ये है कि सभी छात्रों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया जाएगा, क्योंकि भारतीय सरकार की तरफ से लगातार यही दावा किया जा रहा था कि किसी भी भारतीय को वहां पर फंसे रहने नहीं दिया जाएगा। और जिस तरीके से धीरे धीरे लोग घर लौटने लगे हैं, उम्मीद और मजबूत हो रही है कि बाकी छात्र जो वहां पर फंसे हैं, काफी परेशान हैं, डरे हुए हैं, उनको भी घर वापसी का मौका, वतन वापसी का मौका जरूर मिल रहा है और जल्द ही सबकी घर वापसी हो पाएगी, यही उम्मीद लगाए सब बैठे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध ने हर जगह अफरा तफरी का माहौल बनाया हुआ है। ऐसे में जो भारतीय वहां से लौट रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। बिहार के मोतिहारी के राजा बाजार के रहने वाले आशीष भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उसे वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आशीष का परिवारजनों ने भव्य स्वागत किया है। तो छात्र वहां पर फंसे हुए थे और इस बीच में एक छात्र घर पहुंचा है, जहां पर घर वालों ने उसका जबरदस्त स्वागत किया। आशीष यूक्रेन में पढ़ाई कर रहा था, वहां पर था और वहां से अब जब भारतीयों की घर वापसी हो रही है तो उसमें आशीष भी शामिल था। बिहार का रहने वाला है और वहां उसकी घर वापसी होने के बाद परिवार के चेहरों पर जो सुकून की लहर है वो देखने को मिली। घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था और जब बच्चा घर वापस लौटा तो परिवार की तरफ से जोरदार स्वागत उसका किया गया है। आखिर सबकी निगाहें इसी बात पर हैं कि उनके बच्चे घर लौट आए, जिनके बच्चे यूक्रेन में पढ़ रहे हैं या फिर उनके परिवार वाले या साथी सहयोगी कोई भी वहां पर है, तो सबको यही इंतजार है कि उनके अपने घर लौट आए। और ऐसे में जब कोई घर लौट कर आता है तो तस्वीरें कुछ ऐसी ही बयां होती हैं जिस तरह की आशीष के घर से फिलहाल तस्वीरें आ रही हैं। मणिपुर विधानसभा के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कड़ी सुरक्षा के बीच 5 जिलों की 38 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। इस चुनाव में 5 महिलाओं समेत कुल 173 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। मतदान शुरू होने के करीब आधे घंटे के अंदर राज्यपाल ला गणेशन और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाला। वहीं इम्फाल वेस्ट जिले के सगोलबंद निर्वाचन क्षेत्र में उच्च माध्यमिक विद्यालय में बने मतदान केंद्र में वोट डालने के लिए राज्यपाल गणेशन ने भी मणिपुर के सभी पात्र मतदाताओं से अपने मताधिकारों के इस्तेमाल की अपील की। साथ ही मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी ने इम्फाल ईस्ट जिले के हिमांग निर्वाचन क्षेत्र में एक मॉडल मतदान केंद्र में वोट डाला। मुख्यमंत्री ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। आपको बता दें कि कुल 38 सीटों में से 10 निर्वाचन क्षेत्र इम्फाल ईस्ट में और 13 इम्फाल वेस्ट में, बिष्णुपुर में, चुराचांदपुर में 6 और कांगपो कपी जिले में 3 सीटें हैं। 9 सीटें अनुसूचित जनजाति और 1 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। फिक्स के जरिए इस चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारी देते हैं। मणिपुर में 2017 की क्या स्थिति थी वो देख लीजिए कि आखिर किसके हिस्से में कितनी सीटें आई थी। बीजेपी को 21 सीट मिली थी तो वहीं कांग्रेस को 28, एनपीपी को यहां पर 4 सीटें मिली थी। तो किस तरीके से 2017 में नतीजे रहे थे वो आपको दिखा रहे। साथ ही आपको बता दें कि पहले चरण में 38 सीटों पर मतदान हो रहा है। पहले चरण में बनाए गए हैं 1721 मतदान केंद्र। 15 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और कुल मतदाताओं की संख्या 12,22,713 है। महिला मतदाता जिसमें से 6,29,276 हैं। और चुनाव में बड़े चेहरे कौन कौन है वो भी बता रहे हैं। सीएम और बीजेपी प्रत्याशी जो हैं वो बड़ा चेहरा है। थोगम विश्वजीत सिंह हैं एनपीपी प्रत्याशी और डिप्टी सीएम युमनाम जयकुमार भी चुनावी मैदान में है। भाजपा के नेता चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।